अरे कविता, तुम आ गई? हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे तो आना ही था भैया को राखी बांधने। कविता विपिन को राखी बांधती है। ये लो कविता बहन, तुम्हारे लिए तोहफा। अरे भैया, आपको ये तोहफा देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है ना, मुझे ये तोहफा नहीं चाहिए होते। वैसे भी मेरे लिए राखी का त्योहार सिर्फ भैया के प्यार के लिए होता है, ना कि इन तोहफों के लिए। अरे मेरी प्यारी बहन, इसे अपने पास रख लो। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, और कोई भी प्यार से दी हुई चीज प्यार से ही रख लेनी चाहिए। विपिन के कहने पर कविता खुश हो जाती है। वो विपिन का दिया हुआ गिफ्ट अपने पास रख लेती है, जिसके बाद कविता जिया को अपने साथ अपने घर लेकर आती है, जहां दोनों सहेलियां मिलकर कविता के गरीब भाई को राखी बांधती हैं। भैया, कलाई आगे करो, मैं आपको राखी बांधती हूँ। ये लो बहन, बांध दो राखी। लेकिन बहन, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये गरीब भाई सिर्फ तुम्हारी रक्षा करने का ही वादा कर सकता है और कुछ नहीं। भैया, आपने इतना कह दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। जिया और कविता दोनों सहेलियां बहुत खुश रहा करती थीं, और वो एक दूसरे के परिवार में ऐसे रहती थीं जैसे उनका परिवार अलग नहीं बल्कि एक समान हो। जैसे जैसे कुछ समय बीतता है, वैसे वैसे जिया के माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। लेकिन जिया इसी बात पर अटकी थी कि उसकी सहेली की शादी उसके साथ ही होनी चाहिए। जिया, तुम्हारे लिए मैं खुशखबरी लेकर आई हूँ। क्या खुशखबरी लेकर आई हो माँ आप मेरे लिए? तेरे लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है, और वो 2 भाई हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेस करता है और एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करता है। तेरी शादी के साथ साथ हम तेरी सहेली कविता की शादी तेरे साथ ही करवा देंगे। अब तो तू खुश है ना? अरे माँ, मैं खुश नहीं, बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस यही दिन तो देखना था मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह ममता ही जिया और कविता दोनों की शादी एक ही घर में करवा देती है, जहां उनकी सास को उनके अमीर और गरीब का सब कुछ पता होता है और वो उसको लेकर भेदभाव करती है। अरे जिया बहू, तुम कितनी सुंदर, कितनी प्यारी हो, बहुत अच्छी लग रही हो। चलो घर के अंदर आ जाओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। देवयानी बहुत प्यार और लाड से अपनी अमीर बहू को घर के अंदर लेकर आती है, लेकिन गरीब बहू वहीं पर खड़ी रह जाती है। क्या हुआ कविता, तुम दरवाजे के पास ही क्यों खड़ी रह गई? अंदर नहीं आओगी? हाँ हाँ, आओ, अंदर आओ। अब तुम्हें भी लेकर आना होगा क्या? नहीं माँ जी, मैं खुद ही आ जाऊंगी। माँ जी, रात बहुत हो गई है। मैं सोच रही थी क्यों ना आज कमरे में जाकर आराम कर लें, कल बाकी की रस्में कर लेंगे। हाँ बहू, तुमने सही कहा, रात ज्यादा हो गई है और मैं भी थक गई हूँ। अच्छा, मेरा कमरा कहाँ पर होगा माँ जी? तुम्हारा कमरा ऊपर वाला है, नीचे वाला कमरा तुम्हारी गरीब सहेली का है, मतलब छोटी बहू का। अच्छा चलो ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कविता, तुम भी आराम कर लो। नीचे वाला कमरा स्टोर रूम से कम नहीं था। जो भी बेकार की चीज थी वो सभी इसी कमरे में रखी हुई थी। ऊपर वाला कमरा बहुत खूबसूरत और सुंदर था। उसके अंदर बालकनी भी थी और सुंदर सी खिड़कियां भी, जिनसे कमरे के अंदर हवाएं आ रही थी। मेरे जैसा घर तो नहीं है, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है ये कमरा। चलो अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। जिया इतना कहकर आराम से बिस्तर पर सो जाती है, और इधर जब कविता अपना कमरा देखती है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। कितना गंदा कमरा है, ऊपर से सारा सामान भी इसी के अंदर ही रखा हुआ है। यहाँ तो लेटने के लिए कोई जगह ही नहीं है। कविता ऐसा सोचकर अपनी सास के पास आती है। माँ जी, उस कमरे में तो सोने के लिए जगह ही नहीं है, फिर मैं वहाँ कैसे सोऊंगी? ऊपर अगर कोई कमरा हो तो मैं ऊपर ही चली जाऊंगी। ये सुनते ही देवयानी गुस्से में कहती है, अमीर बहू को अमीर कमरा मिला है। अब तुम गरीब हो, दहेज में कुछ लेकर नहीं आई हो, तो तुम्हें कमरा तो तुम्हारे हिसाब से ही मिलेगा ना। जो तुम्हारा लेवल है उसी हिसाब से नीचे तुम रहोगी, और तुम्हारी अमीर सहेली ऊपर रहेगी। समझी तुम ये बात? लेकिन माँ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, इधर गद्दे पड़े होंगे, उन्हें ले जाओ। इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता मुझसे। तुम्हारा पति भी वहीं सोता है, कुछ खास कमाता तो है नहीं वो। देवयानी ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। कविता और देवयानी की ये सारी बातें जिया सुन लेती है, पर जब वो देखती है कि उसे उसकी ससुराल में प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो वो इस बात से बहुत खुश होती है, जिसकी वजह से वो अपनी गरीब सहेली के ऊपर हो रहे अत्याचार को नजरअंदाज कर देती है। माँ जी, आज पहली रसोई की रस्म करवानी जरूरी है क्या? मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं ज्यादा सर दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तू जाकर आराम कर। ये है ना तुम्हारी सहेली, यही घर संभाल लेगी और सबके लिए नाश्ता भी बना लेगी। देवयानी के ये कहने पर जिया अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, और इधर बेचारी कविता सभी के लिए नाश्ता बनाकर पूरे घर का काम करती है।
सारा काम खत्म करने के बाद वो जिया के कमरे में जाती है। जब वो जिया का कमरा देखती है तो हैरान हो जाती है। अरे वाह, तुम्हारा कमरा तो बहुत खूबसूरत है। फिर माँ जी ने मुझे ऐसा कमरा क्यों दिया? ये भी कोई बताने की बात है? बोलो मत, तुम एक गरीब हो और मैं एक अमीर हूँ, और ये फैसला कभी खत्म नहीं होगा। बस इसलिए तुम्हें नीचे का स्टोर रूम जैसा कमरा मिला है और मुझे ऊपर प्रिंसेस वाला कमरा मिला है। अपनी ही सबसे खास सहेली के मुंह से ये बात सुनकर जिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी बात को नजरअंदाज कर देती है। तभी जिया कहती है, अच्छा सुनो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये तो तुम जानती ही हो, और तुम मेरा कमरा साफ कर दो प्लीज, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। जिया इतना कहकर अपने बिस्तर पर आराम से सो जाती है। न चाहते हुए भी कविता को उसका कमरा साफ करना पड़ता है। अब यही भेदभाव उनके बीच चलने लगता है। देवयानी सिर्फ अपनी अमीर बहू को ही सब कुछ समझती है, गरीब बहू की तरफ तो वो देखना भी पसंद नहीं करती। ऐसे ही 1 साल बाद रक्षाबंधन आने वाला होता है। माँ जी, रक्षाबंधन आने वाला है, मुझे सुंदर से कपड़े लेकर आने हैं और अपने भाई के लिए महंगी वाली राखी भी लेकर आनी है। हाँ क्यों नहीं, चलो आज हम शॉपिंग के लिए ही चलते हैं। वैसे भी राखी आने में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। देवयानी जिया को अपने साथ शॉपिंग के लिए लेकर जाती है, लेकिन अपनी गरीब बहू को शॉपिंग के लिए लेकर नहीं जाती। वाह माँ जी, मॉल में कितनी सारी सुंदर साड़ियाँ, गहने और राखियाँ हैं, मुझे इन्हीं में से चाहिए। हाँ बहू, ले ले, सब ले ले। राखी भी सबसे महंगी वाली लेना, और देखिए हील्स भी तुझ पर अच्छी लगेंगी, ये भी ले ले। इस तरह से सास अमीर सहेली को काफी अच्छी शॉपिंग करवाती है और घर जाकर दोनों ही सामान खोलकर बैठ जाते हैं कविता को जलाने के लिए। ये सब देख कविता को दुख होता है, पर वो कुछ नहीं कहती। इसलिए गली में जब कोई राखी बेचने वाला आता है तो बेचारी कविता सस्ती सी 2 राखियां खरीद लेती हैं दोनों भाई के लिए। चलो राखी तो ले ली, अब एक सस्ती सी साड़ी ले लेती हूँ और खाने पीने का सामान भी। इस तरह से अमीर गरीब रक्षाबंधन की शॉपिंग करती हैं अपनी हैसियत के हिसाब से। पर त्योहार वाले दिन भी उनमें फर्क दिखता है। जहां अमीर जिया सीढ़ियों से लेकर अपने ऊपर वाले फ्लोर को सुंदर तरीके से सजाती है, वहीं गरीब कविता का नीचे वाला फ्लोर सूना पड़ा हुआ था। डेकोरेशन हो गई, खाना बनाने के लिए शेफ भी आ गया, अब बस भाई का इंतजार है। तूने तो बहुत अच्छी डेकोरेशन करवाई है, और वो शेफ तूने बुलाया है क्या? अब मैं अपने भाई के लिए पकवान कहाँ बनाऊं? हाँ, वो शेफ मैंने बुलाया है अपने भाई के लिए पकवान बनाने, और तुझे अपने गरीब भाई के लिए कुछ बनाने की जरूरत है क्या? नमक रोटी ही खिला दियो। जिया की बातें सुनकर कविता की आंखें भर आती हैं। इतने में दोनों के भाई आ जाते हैं। जिया अपने भाई को लेकर ऊपर चली जाती है तो कविता अपने भाई को अपने कमरे में ले जाती है। कैसी हो बहन, क्या तुम इस कमरे में रहती हो? ये कमरा तो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है, और तुम्हारे यहाँ ये कुछ सजावट भी नहीं है। छोड़ो भैया इन सब बातों को, चलो मैं आपको राखी बांध देती हूँ। रोहित कविता से राखी बंधवा लेता है। इस तरह से ऊपर अमीर नीचे गरीब सहेली का रक्षाबंधन मन पाता है। चलो मैं जिया से राखी बंधवा कर आता हूँ। भैया, जिया अब हमारी जिया नहीं रही, वो बदल गई है, आप उसके पास राखी बंधवाने मत जाना। कविता के ये कहने पर रोहित हैरान हो जाता है। इधर जिया अपने अमीर भाई को राखी बांधने के बाद कहती है, भाई उस गरीब के पास राखी बंधवाने मत जाना, वो हम लोगों के लेवल की नहीं है। अपनी बेस्ट फ्रेंड को तुम ये सब कैसे कह सकती हो? क्या हो गया है तुम्हें? बस भैया मैंने कह दिया ना, आप वहां मत जाना, उससे राखी मत बंधवाना। जिया की बात सुनकर विपिन थोड़ा हैरान हो जाता है। अब दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर इस बारे में बात करते हैं। हमारी बहनों के बीच में बहुत बड़ी दरार आ गई है और इस दरार को हमें ही खत्म करना होगा। सही कहा आपने। दोनों भाई मिलकर अपनी दोनों बहनों को एक साथ नीचे लेकर आते हैं, जहां वो पुरानी बातें कर करके उन्हें उनकी दोस्ती याद दिलाने लगते हैं। आज पहली बार दोनों साथ खड़ी थी, वरना जिया हमेशा ऊपर रहती थी तो कविता नीचे। हर वक्त मुझसे कविता के लिए लड़ती रहती थी। अब क्या हुआ? वो दिन याद है जब मैंने कविता का लाया हुआ खिलौना गलती से तोड़ दिया था? तुमने मुझसे 2 हफ्ते तक बात नहीं की थी। अरे यही नहीं, जब घर में कुछ भी बनता था तो कविता जिया के लिए रख दिया करती थी, मुझे तो खाने को दिया ही नहीं जाता था। ये सारी बातें सुनकर दोनों ही रोने लगती हैं और सबसे पहले जिया को अपनी गलती का एहसास होता है। कविता मुझे माफ कर दो, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से ही मैंने तुमसे बहुत रूडली बर्ताव किया और हमारे बीच में अमीरी गरीबी को लेकर आ गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे मेरी पुरानी जिया मिल गई। इस तरह रक्षाबंधन पर दोनों भाई मिलकर अपनी बहनों को आपस में जोड़ देते हैं।
इसके बाद में दोनों बहुत प्यार प्रेम से अपने ससुराल में रहने लगती हैं। उनका ये प्यार प्रेम देखकर देवयानी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने अमीरी और गरीबी में कितना फर्क किया, लेकिन ये दोनों एक साथ कितनी अच्छी लगती हैं। मुझे इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। देवयानी भी उनसे माफी मांगती है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अब देवयानी अपनी दोनों बहू को एक समान मानती है और नीचे का कमरा जल्दी ही रेनोवेट करा देती है, जिसके बाद कविता को वहां रहने में कोई परेशानी नहीं होती। इस तरह दोनों सहेलियां अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती हैं।